अभी हम भौतिक भूगोल विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे अपर्दन चक्र के बारे में। यह प्रश्न पत्र बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए निर्धारित किया हुआ है। पूर्व की क्लास में हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में अध्ययन किया और अभी हम अपर्दन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपर्दन चक्र क्या है। अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किसने किया और इस संकल्पना में जो है वो क्या उन्होंने बताया, तो इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विलियम मॉरिस डेविस के भूआकृतिक चक्र के बारे में हम देखते हैं। तो डेविस के अपर्दन चक्र को अन्य भूगोलवेताओं ने सामान्य चक्र, अपर्दन चक्र, भूआकृतिक चक्र तथा आर्द्र चक्र के नाम से भी संबोधित किया है। सिद्धांत का उद्देश्य। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन स्थल रूपों के व्यवस्थित वर्णन एवं जननिक वर्गीकरण के लिए किया था। डेविस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन स्थल रूपों के व्यवस्थित वर्णन एवं जननिक वर्गीकरण के लिए किया था। सिद्धांत का संदर्भ तंत्र। डेविस के सिद्धांत का मुख्य आधार यह है कि स्थल रूप समय के परिवेश में विकसित होते हैं। इस प्रकार डेविस का सिद्धांत विकासीय तंत्र का प्रतिरूप है। इस प्रकार डेविस का सिद्धांत विकासीय तंत्र का प्रतिरूप है। स्थल रूपों के समय के परिवेश में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए डेविस ने भौगोलिक चक्र मॉडल का प्रयोग किया। डेविस ने सामान्य भौगोलिक चक्र की दो दशाओं का उल्लेख किया। प्रथम त्वरित उत्थान तथा इसके बाद दीर्घकाल तक धरातलीय स्थिरता, और द्वितीय दीर्घकालिक मंद उत्थान। सिद्धांत की मान्यताएं। किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले हम इसके कुछ मान्यताएं रखते हैं, जिसमें डेविस ने निम्न मान्यताएं रखी है। स्थल रूप आंतरिक एवं बाह्य कारकों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। नंबर 2, नदियां तब तक निम्नवर्ती अपर्दन करती है जब तक पूर्णतः प्रवणित न हो जाए। इसके बाद नदियां पार्श्ववर्ती अपर्दन करती है। नंबर 3, जलवायु में परिवर्तन नहीं होते। प्राय ऐसा माना गया है, हालांकि जलवायु में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन हम सिद्धांत प्रतिपादन के लिए मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन अगर नहीं होते तो सिद्धांत किस प्रकार से आगे बढ़ता या अपर्दन चक्र किस प्रकार से चलता। नंबर 4, उत्थान की दर एवं अवधि। वो उत्थान की दर और अवधि के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार डेविस का मॉडल समय नियंत्रित या समय निर्भर है। डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम से प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस के अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। ज्ञातव्य है कि भौगोलिक चक्र डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित सामान्य सिद्धांत नहीं है, वरना सामान्य सिद्धांत डेविस का सामान्य सिद्धांत यह है कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी डेविस महोदय ने एक साधारण स्थल रूप का जो अपर्दन चक्र प्रस्तुत किया है, तो इसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं से गुजरती हुई प्रत्येक स्थलाकृति को या प्रत्येक स्थल को 3 अवस्थाओं से गुजरता हुआ माना है। 3 कारक इन्होंने बताए हैं जो कि अपर्दन चक्र को निर्धारित करते हैं या अपर्दन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 कारक हैं संरचना, प्रक्रम और अवस्था। संरचना, प्रक्रम और अवस्था के बारे में आगे विवरण दिया जाएगा।
अवस्था डेविस महोदय ने इसकी 3 अवस्थाएं बताई है अपर्दन चक्र की। तो इस प्रकार से डेविस महोदय का सिद्धांत आगे बढ़ता है। उत्थान तथा अपर्दन। डेविस का अपर्दन चक्र स्थल रूप में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान होता है अपर्दन नहीं होता, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है अपर्दन प्रारंभ हो जाता है तथा चक्र की समाप्ति तक चलता रहता है। समांग संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के समय अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। उत्थान लघु अवधि में होता है तथा उत्थान के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता, अपितु यह अपर्दन चक्र की पूर्व तैयारी है। उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। इसकी 3 अवस्थाएं निम्न प्रकार स्वीकार। इस प्रकार से उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। इसकी 3 अवस्थाएं निम्न प्रकार बताई गई है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो यानी डेविस महोदय ने ये बताया कि पहले उत्थान होता है और उत्थान त्वरित गति से उत्थान होता हुआ बताया है डेविस महोदय ने, और इसके बाद उत्थान बंद हो जाता है और उत्थान बंद होने के पश्चात अपर्दन प्रारंभ होता है। अपर्दन किस प्रकार से होता है, किस मात्रा से होता है, लंबवत अपर्दन होता है या पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है, इसको उन्होंने 3 अवस्थाओं के माध्यम से बताया है। डेविस महोदय ने सबसे पहले ये बताया है कि समांग संरचना वाला कोई भी भूभाग है वो 3 कारकों के द्वारा और अपर्दन चक्र से गुजरता है। 3 कारक होते हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। संरचना मतलब उस भूभाग की संरचना कैसी है, कठोर है या सॉफ्ट है, किस प्रकार की संरचना उसकी है, अपर्दन की कितना उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और प्रक्रम मतलब अपर्दन करने वाला प्रक्रम कौन सा है, कारक कौन सा है, जैसे नदी है, हिमानी है, पवन है, तो ये प्रक्रम होता है। और इसके पश्चात अवस्था। अवस्था मतलब समय की एक अवधि उन्होंने बताया है कि एक अवधि से होकर के जब ये स्थल रूप गुजरता है तो ये किसी प्रक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों से होता हुआ ये अंततः पेनिप्लेन में बदल जाता है। तो देखिए, तरुणावस्था में उन्होंने बताया कि स्थलखंड में उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। इस अवस्था में पहाड़ियों के शीर्ष तथा जल विभाजकों के शिखर भाग प्रभावित नहीं होते, क्योंकि नदियाँ छोटी छोटी व दूर दूर होती है। घाटी गर्तन तीव्र गति से होता है। इस समय नदियाँ अपने शीर्ष की ओर लंबाई बढ़ाती जाती है। इसे सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। बड़े बड़े शिलाखंड नदी में होते हैं। परिणाम स्वरूप जल गर्तन की क्रिया द्वारा नदियाँ अपनी घाटियों को लंबवत रूप में गहन करती है। इसे घाटी गर्तन कहते हैं। इस समय नदी की घाटी संकरी तथा गहरी होती है। ढाल खड़े तथा उत्तल होते हैं। घाटी गर्तन के कारण निचला वक्र तेजी से घटता है, परंतु ऊपरी वक्र स्थिर रहता है। इस प्रकार सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। नदियों के अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में उच्छलिका एवं जल प्रपात होते हैं, जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही घाटी का चौड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। अधिकांश सरिताएं अपर्दन के आधार तल के अनुरूप प्रवणित हो जाती है। घाटी का गहरा होना निहायत कम हो जाता है। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के शीर्ष भी कटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अपर कर्व में गिरावट आने लगती है। इस प्रकार निरपेक्ष तथा सापेक्षिक दोनों ऊंचावचों में कमी आने लगती है। पार्श्विक अपर्दन के कारण घाटियाँ चौड़ी होने लगती है। ये घाटियाँ कम गहरी तथा सरल रेखीय ढाल वाली होने के लगती है। इस अवस्था में मंद ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाता है तथा इनकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप घाटी गर्तन कम होता है। तो यानी जब तरुणावस्था होती है तब नदियाँ घाटी गर्तन का कार्य करती है और इस समय सापेक्षिक उच्चावच जो है वो सापेक्षिक उच्चावच में कमी आती है और जो निरपेक्ष उच्चावच है वो तेजी से कम होने लगता है।
हाँ, क्योंकि घाटी गर्तन का कार्य होता है तो जो निचला वक्र है वो तेज़ी से घटता है, लेकिन ऊपरी वक्र जो है वो स्थिर रहता है, वो नहीं घटता। इस प्रकार यानी घाटियों के गहरा होने का कार्य होता है, और जो शिखर, जो पर्वत शिखर हैं वो स्थिर रहते हैं। फिर जब प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होता है तो पार्श्विक अपरदन प्रारंभ हो जाता है, और पार्श्विक अपरदन प्रारंभ होने से जो शिखर, पहाड़ियों के शिखर हैं उनमें भी कमी आने लगती है, और जो घाटियां हैं उनमें भी कमी आने लगती है। तो इस प्रकार से सापेक्षिक उच्चावच और निरपेक्ष उच्चावच एक प्रकार से स्थिर हो जाता है। इसके पश्चात जीर्णावस्था आती है। जैसे निम्नवर्ती लंबवत अपरदन का स्थगन हो जाता है, जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है, परंतु पार्श्विक अपरदन का कार्य अब भी जारी रहता है। जल विभाजकों के आकार में अधक्षय तथा पृष्ठवर्ती अपरदन के कारण ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है। जलमार्ग ढाल के निहायत कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिस कारण घाटी गर्तन नहीं हो पाता। निरपेक्ष तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, जिनका पार्श्व ढाल अवतल होता है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला हो जाता है, जिस पर नदियाँ मियांडर बनाती हुई बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। इस समतल मैदान की डेविस ने पेनीप्लेन का नाम दिया है। इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरे अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिन्हें डेविस ने मोनाडनोक की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो मैदान है वो एक पेनीप्लेन में बदल जाता है, जिसमें यत्र तत्र पहाड़ियाँ दिखाई देती है, जिसको उन्होंने मोनाडनोक का नाम दिया है। मोनाडनोक यूएसए के न्यू हैम्पशायर पहाड़ी के नाम से, न्यू हैम्पशायर राज्य के पहाड़ी के जो एक पहाड़ी थी वहाँ पे उसका मोनाडनोक नाम था, उस नाम से लिया गया है। तो इस प्रकार अपरदन चक्र पूर्ण हो जाता है। अब सिद्धांत का मूल्यांकन देखते हैं हम। तो यद्यपि डेविस ने अपने सिद्धांत में संरचना, प्रक्रम व अवस्था का वर्णन किया है, जिन्हें त्रिकट ऑफ डेविस भी कहा जाता है, परंतु डेविस ने सर्वाधिक बल समय पर दिया है। प्रक्रमों का उल्लेख अनुभव के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाया। सिद्धांत के प्रभावी पक्ष 1899 से लेकर 1950 तक डेविस के सिद्धांत का विश्व भर में नशा छाया रहा। वर्तमान में इसके आलोचक अधिक व समर्थक कम हो गए हैं, परंतु आलोचक भी डेविस के उद्धरणों का प्रयोग अपने सिद्धांत में करते हैं। जडसन ने 1975 में भी डेविस को महान माना था। डेविस के सिद्धांत के निम्न गुण एवं विशेषताएं थी। डेविस का मॉडल अत्यधिक सरल एवं व्यवहार्य है, जिसे उत्थान, अपरदन तथा दीर्घकालिक दातलीय स्थिरता, नदियों की अवस्थाएं, युवा, प्रौढ़ा, जीर्ण का रुचिकर वर्णन है। नंबर 2, डेविस ने स्पष्ट, सुव्यक्त, रोचक, सशक्त शब्दावली का प्रयोग किया है। ब्रायन के अनुसार डेविस की निर्मल एवं सुस्पष्ट भाषा के नशे से लोग अभिभूत हो गए। नंबर 3, क्षेत्रीय पर्यवेक्षणों व उदाहरणों से सिद्धांत स्पष्ट किया है। नंबर 4, एक रूपतावाद की संकल्पना के अनुरूप होने के कारण भूवैज्ञानिकों ने इसका स्वागत किया। डेविस के सिद्धांत में स्थल रूपों के विकास से संबंधित भावी कथन तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना दोनों की सामर्थ्य है। डेविस के सिद्धांत के चक्रीय आधार ने इसे सशक्त बना दिया। तात्कालिक जीव विज्ञान में प्रचलित जीवीय विकास की संकल्पना के अनुरूप होने के कारण भी इसे व्यापक समर्थन मिला। अब है सिद्धांत के कमजोर पक्ष। विकासीय प्रवस्थाओं के परिवेश में स्थल रूपों के क्रमिक श्रेणीकरण, तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्णावस्था की जो प्रमाणिकता है वो संदिग्ध बताई जाती है। डेविस के अनुसार कोई भी नदी आधार तल से नीचे अपनी घाटी का अपरदन नहीं करती। डेविस ने आधार तल की संकल्पना का प्रवणता की संकल्पना के साथ संबंध किया। डेविस के अनुसार उत्थान के बाद नदी प्रारंभ में घाटी को गहरा करती है तथा उसके बाद चौड़ा करती है तथा बाढ़ मैदान का निर्माण करती है। ये अवस्थाएं क्रमशः तरुणावस्था व प्रौढ़ावस्था है। इस प्रकार तरुणावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रमण को प्रवणता की दशा के रूप में व्यक्त किया है। डेविस ने अपनी प्रवणता की संकल्पना को अपरदन तथा निक्षेपण का कार्य किए जाने की क्षमता एवं कार्य किए जाने की आवश्यकता के मध्यसम स्थिति के रूप में व्यक्त किया है। डेविस के लेखों से विदित होता है कि स्थल रूपों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में पदार्थों के परिवहन के लिए निवेशित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा सुलभ होती है। इस तरह अतिरिक्त ऊर्जा का घाटी तल के अपरदन में उपयोग होता है। जैसे जैसे घाटी तली का अपरदन होता रहता है, अपरदन से प्राप्त मलबा की मात्रा बढ़ती जाती है तथा सुलभ ऊर्जा घटती जाती है। अंततः परिवहन की वांछित एवं निवेशित
ऊर्जा बराबर हो जाती है, अर्थात दोनों में समस्थिति हो जाती है। इस तरह आलोचकों का कहना है कि सुलभ प्राप्त ऊर्जा का तथा किए जाने वाली ऊर्जा में कम समस्थिति की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। डेविस की मान्यता कि दीर्घकाल तक भूपटलीय स्थिरता की स्थिति रहे तो पर्वतीय भाग समप्राय मैदान में बदल जाते हैं संदिग्ध है। इसमें निम्नीकरण तो होता है परंतु मैदान के रूप में बनना संभव नहीं है। नंबर 3, डेविस द्वारा उत्थान तथा अपरदन के बारे में दिए गए तथ्य व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि डेविस ने बताया कि प्रारंभ में मंद उत्थान, उसके बाद तीव्र उत्थान, उसके बाद दीर्घकालिक दात्रीय स्थिरता आदि व्यवहार में सत्य सिद्ध नहीं हो सकते। डेविस ने पहाड़ी ढाल एवं घाटी पार्श्व ढाल का सामान्य वर्णन किया है, जटिल संबंधों की ओर ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद।